नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के लिए 10 का दम यानी साइंस के 10 प्रश्न हम आपके लिए लेंगे और उन 10 प्रश्न से कम हम 50 से 60 प्रश्नों को हल करेंगे। मैं इस कड़ी में, इस श्रृंखला में कुछ चुनिंदा प्रश्नों का चुनाव करूंगा और उनसे आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा। आज जो हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परमाणु तथा अणु। इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों से मैं आपको पूरा विस्तार से चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। यह हमारी डेमो क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद मुझे आप रिव्यू जरूर देना कि क्लास कैसी लगी और क्या इसमें खामियां हैं और क्या इसमें अच्छाइयां हैं। क्या आपको इसमें अच्छा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो वो भी बताना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। परमाणु तथा अणु। तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें, परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन ने, या रदरफोर्ड ने, या फिर गोल्डस्टीन ने, या जेम्स एंडरसन ने। किसने दिया साथियों? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, आप बता दीजिए किसने दिया। इसका सही आंसर है डाल्टन। तो सर्वप्रथम परमाणु शब्द 1808 में, कब साथियों? 1808 में डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी साथियों? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। कौन सा? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। कब किया था? 1911 में। कब किया था साथियों? 1911 में। साथ ही इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया था जिस पर प्रयोग किया था। उस स्वर्ण पत्र की मोटाई थी साथियों 100 नैनोमीटर। कितनी थी? 100 नैनोमीटर। स्वर्ण पत्र की मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। साथ ही साथ जो एल्फा कण स्रोत था, क्या चीज साथियों? एल्फा कण स्रोत। वो क्या था? एल्फा कण स्रोत क्या था साथियों? एल्फा कण स्रोत था, मैं थोड़ा सा इसलिए मिटाया है ताकि आगे और लिख सकूं। एल्फा कण जो स्रोत था इनका, रदरफोर्ड का, वो था हीलियम का नाभिक। स्रोत क्या था? हीलियम का नाभिक। क्या था साथियों? हीलियम का नाभिक। जो हमारे साथ गोल्डस्टीन जी थे, गोल्डस्टीन ने क्या दिया था? तो गोल्डस्टीन साहब ने, तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी साथियों? प्रोटॉन की। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? -1.6 गुणा 10 की पावर -19। कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? द्रव्यमान कितना होता है साथियों? 9.1। कितना होता है? 9.1 बराबर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगर इसे ग्राम में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम साथियों। चलिए, आशा करता हूं यह प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका पाउली ने, ऑप्शन नंबर बी है एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर 3 है युकावा ने, और ऑप्शन नंबर अपना डी क्या है? डी ब्रोगली ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी साथियों, वो की थी
एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है। कैसा है साहब? पॉजिट्रॉन कैसा है? धनावेशित। कैसा है? धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन के समान होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है। साथ में अब जो युकावा है, युकावा है, इन युकावा ने किसकी खोज की थी? तो इन युकावा साहब ने की थी हमारे साहब, युकावा साहब ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। किसकी की थी साथियों? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने। न्यूट्रॉन के, अब सुनिए एक क्वेश्चन होगा, चलो मैं यहां पे नहीं बता के उसे आगे ही बताऊंगा आपको, न्यूट्रॉन वाले को। एक क्वेश्चन यहां पे आप और बता दीजिए कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है साथियों? प्रोटॉन पर, मैं पी से लिख रहा हूं उसे, प्रोटॉन पर आवेश, क्योंकि ये इस टॉपिक से संबंधित है इसलिए मैं यहीं पे बात कर लेता हूं। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, ध्यान रखना प्रोटॉन धनावेशित कण है, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और इस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है साथियों। और इसके बात करें द्रव्यमान की तो 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन इसमें और बता दीजिए आप कि जो न्यूट्रॉन था उस पर, उसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान रखना, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा, 1.6792 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है साथियों कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है? 200 गुना, 100 गुना, 400 गुना या 800 गुना? कितना होता है? तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है साथियों। कितना गुना होता है? 200 गुना होता है। और हमने अभी आपको बताया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? युकावा ने। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये सब एक ही शब्दावली के हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है न्यूट्रॉन? 200 गुना होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे न्यूट्रिनो, क्या साथियों? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने? थोड़ा सा लिखने में समझ जाना आप, न्यूट्रिनो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी साथियों? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। किसने की थी? पाउली ने। ठीक है साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल साहब किसने दिया था? जे थॉमसन ने, नील्स बोहर ने, रदरफोर्ड ने या डाल्टन ने? इसका हमारा सही आंसर है जे थॉमसन साहब। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल? जे थॉमसन ने। अब चलिए इस प्लम पुडिंग मॉडल को और क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसको कहते हैं तरबूज मॉडल साथियों। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। साथ ही साथ अब इसमें थॉमसन ने किसकी व्याख्या की है ये थोड़ा सा जान लीजिए।
जो ये प्लम पुडिंग मॉडल था, सॉरी प्लम पुडिंग मॉडल था, ये क्यों मतलब क्यों नहीं चला, किस वजह से नहीं चला, कहां पे ये मात खा गया प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या किया, इसने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्या नहीं कर सके परम थॉमस साहब, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, थॉमसन साहब। इसके बाद ही तो आया था रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन वाला प्रयोग। ठीक है, अगर आप इसमें और जाने तो अगारी परमाणु के स्थायित्व को समझाने के नील्स बोहर ने भी अपना एक मॉडल दिया था, और नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो किसका था, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल था किसका, नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो था हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। कौन सा था, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। अब नील्स बोहर का जो मॉडल था वो कौन सा था, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन पथों में घूमेगा जहां कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, जहां कोणीय संवेग कितना हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। ये ऐसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन केवल उन पथों में घूमेगा जहां पर कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ये किसने बताया था, ये बताया था नील्स बोहर ने। और ये कहां फेल हो गए थे, नील्स बोहर साहब फेल हो गए थे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में। अर्थात नील्स बोहर साहब परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। किसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं। जीमान प्रभाव ऑप्शन नंबर ए, स्टार्क प्रभाव ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रमी प्रभाव ऑप्शन नंबर सी, और चुंबकीय प्रभाव ऑप्शन नंबर डी। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को कहते हैं हम साथियों जीमान प्रभाव। क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। साथ ही साथ अगर हम जाने स्टार्क प्रभाव किसे कहते हैं, तो स्टार्क प्रभाव कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। ये दोनों प्रभाव परीक्षाओं में ऐसे कैसे ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं हम, स्टार्क प्रभाव। इसके बाद एक सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने और दिया था जिनका नाम था दी ब्रोगली। तो दी ब्रोगली ने क्या बताया था, पदार्थ के कण की द्वैत प्रकृति बताई थी। क्या बताई थी दी ब्रोगली सामने, दी ब्रोगली ने क्या बताई थी, पदार्थ के कण की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था, पदार्थ के कण की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। और इन्होंने एक सूत्र भी दिया था लैम्डा समानुपाती 1/p। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मिटाता हूं मैं इसको यहां से पहले और अच्छे से एक बार लिखने का प्रयास करता हूं। तो क्या था, लैम्डा समानुपाती 1/p, जहां लैम्डा तो क्या है तरंगधैर्घ्य है और p क्या है संवेग साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं। क्या है साथियों, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, यानी किस चिन्ह से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जेड से, ऑप्शन नंबर बी ए से, ऑप्शन नंबर सी एक्स से, या ऑप्शन नंबर डी पी से।
तो साथियों परमाणु क्रमांक को हम किससे दर्शाते हैं? जेड से। अर्थात जो जेड होता है उसको हम क्या किससे दर्शाते हैं? वो क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक। साथ ही साथ जेड को हम प्रोटॉनों की संख्या, जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? वही होता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर परमाणु क्रमांक। क्या लिख सकते हैं? जेड बराबर परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसका चिन्ह क्या होता है? जेड होता है। अगर हम बात करें उदासीन परमाणु की, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जिस पर चार्ज नहीं होता है, उदासीन परमाणु की अगर हम बात करें तो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर उदाहरण लूं आपके सामने यूरेनियम का, यूरेनियम, उसको मैं देखिए परमाणु क्रमांक कितना है उसका? 192, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी? 235। ठीक है साथियों, अगर इसमें बात करूं मैं प्रोटॉनों की, तो परमाणु क्रमांक कितना है? 92। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें? 92 होंगे, क्योंकि ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इस पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होगी? 92 ही होगी, क्योंकि ये उदासीन है। उदासीन है तो जितने परमाणु उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई होगी आप बात। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। जो तो द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं साथियों? द्रव्यमान संख्या को हम दर्शाते हैं ए से। किससे दर्शाते हैं? ए से। ए से किससे दर्शाते हैं हम? द्रव्यमान संख्या को। साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? न्यूट्रॉनों को निकालने के लिए बड़ा आसान है, जो न्यूट्रॉनों को निकाल के द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। यानी इस द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक इसको घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के कितने ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पे, क्यों नहीं है, कितने समस्थानिक होते हैं? कितने होते? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कितने समस्थानिक होते हैं? ये प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटोप्स जिनको कहते हैं ना, आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं साथियों? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है प्रोटियम। कौन सा है साथियों? प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटीरियम। कौन सा है? ड्यूटीरियम। और तीसरा है साथियों ट्राइटियम। कौन सा है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, जिनमें अगर हम बातचीत करें, इनमें सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी कौन सा है? तो ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम को हम किससे दर्शाते हैं? ध्यान रखना, डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है, इसको एस से दर्शाते हैं और इसको टी से दर्शाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी जो सबसे ज्यादा है वो ये है, रेडियोधर्मी जो सबसे ज्यादा वो है ड्यूटीरियम। कौन सा है साथियों? ड्यूटीरियम। और सबसे कम कौन सा है? प्रोटियम। सबसे कम प्रोटियम। अगर क्रियाशीलता की बात की जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटीरियम और सबसे कम ट्राइटियम। अगर उपलब्धता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटियम पाया जाता है, उससे कम ड्यूटीरियम पाया जाता है और सबसे कम ट्राइटियम पाया जाता है। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका क्या होता है? 1H1 होता है, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, नहीं, न्यूट्रॉन बराबर 0। ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन एक पाया जाता है। बात की जाए ट्राइटियम में, तो इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 2 साथियों, क्योंकि ये क्या होता है? 1H3 होता है। ठीक है साथियों,
आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए मैं इसमें एक चीज और अगर आपको बताऊं तो समस्थानिक के लिए ही मैं बताऊं तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक। कार्बन के कौन कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? C12, C13, C14। जिसमें जो C14 होता है साथियों, कौन सा? C14, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षा में प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बन डेटिंग में किया जाता है। और कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं? आपने जाना होगा कि आयु का पता करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं साथियों। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेनियम के व्यापार को किस नाम से जाना जाता है? येलो केक, रेड केक, ग्रीन केक या यूरेनियमिया? किस नाम से जाना जाता है यूरेनियम के व्यापार को साथियों? तो यूरेनियम के व्यापार को जाना जाता है येलो केक। किस नाम से जाना जाता है? येलो केक। यूरेनियम के बारे में हम अब जाने, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है साथियों। और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है? 235 होती है साथियों। साथ ही साथ अगर यूरेनियम के बारे में और हम जाने तो यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 6 साथियों। कितने होते हैं? यूरेनियम के समस्थानिक 6 होते हैं। साथ ही अगर हम एक चीज के बारे में और बात करें, क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं, वो होते हैं पोलोनियम के। किसके होते हैं साथियों? पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोलोनियम के समस्थानिक सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 साथियों। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि नूड़ तल किसे कहते हैं? नूड़ तल किसे कहते हैं? तो साथियों नूड़ तल किसे कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, जहां प्रोटॉन हो, जहां प्रोटॉन कम हो, तो नोड तल कहते हैं साथियों जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो। कैसी हो? इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो। अब अगर इसमें डीप अंदर जाएं तो हम जानेंगे कि नोड तल एक ऐसा तल है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। अगर हम बात करें एस कक्षक की, अगर हम बात करें एस कक्षक की, तो एक्स कक्षक में कोई भी नोड तल नहीं होता है साथियों, कोई भी नोड तल नहीं होता है। अगर हम बात करें पी कक्षक की, कौन से की? पी कक्षक की, तो पी कक्षक में नोड तल प्रत्येक पी कक्षक के पास कितना होता है? 2 होते हैं। प्रत्येक पी कक्षक के पास नोड तल कितने कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं। चलिए ये तो हुई हमारी नोड तल वाली बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है साथियों, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल, सरल, गोलीय या डंबलाकार? कैसी होती है? तो पी कक्षक की जो हमारी आकृति होती है साथियों वो होती है डंबलाकार। कैसी होती है? डंबलाकार। एस कक्षक की जो आकृति होती है साथियों वो कैसी होती है? एक्स कक्षक की आकृति होती है गोलीय। कैसी होती है? गोलीय। पी कक्षक की कैसी होती है? डंबलाकार। फिर डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? फिर तो डी कक्षक की आकृति होती है साथियों द्विडंबलाकार। कैसी होती है? द्विडंबलाकार। कैसी होती है साथियों? द्विडंबलाकार। साथ ही साथ एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। कैसी साथ आकृति? जटिल। एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है साथियों? जटिल होती है। साथ ही साथ एफ कक्षक जो होता है उसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं? 7 समभ्रंश कक्षक। कितने पाए जाते हैं? 7 समभ्रंश कक्षक। कितने कक्षक पाए जाते हैं? 7 समभ्रंश कक्षक पाए जाते हैं।
ये आपके रहे सर साइंस के 10 क्वेश्चन साथियों। मैंने समझाने का प्रयास किया है और अच्छे से आपको एक एक चीज़ डिटेल में ले जाने का भी प्रयास किया है। आज ये पहली क्लास थी, डेमो क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी, रिव्यू आप मुझे ज़रूर देना। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइंस की ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज चलाने का प्रयास कर रहा हूँ 10 का दम नाम से, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही 10 ही नहीं 10 से जोड़ के, जिस प्रकार से मैंने आज आपको प्रश्न बताए हैं, 10 से कम 40 से 50 प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप अपना रिव्यू मुझे जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।